दिल वाले हैं। स्टार्ट कर दिया, करे चालू। क्या है भैया पहला न्यूज़? हाँ तो नया पीडीएफ है, पहले हफ्ते वाला पहले ख़त्म हो गया। ये तो दूसरा पीडीएफ है, वो पीडीएफ अभी आप लोग को मिला नहीं है ना? तो पहले सुन लो, फिर रिकॉर्ड कर लेंगे, डालेंगे, तब कमेंट बॉक्स में फिर डाल देंगे। क्लियर है? चले, क्या क्या न्यूज़ सुने हो तुम लोग अभी फ़िलहाल में? मतलब शुरू में कुछ आया है? 4-5 दिन लेट का ही बता दो। कौन सा? अरे जोर से बोलो ना। सेक्युलरिज्म। हाँ हाँ ठीक है। और चीतार इंट्रोडक्शन का क्लास ना पूरा क्या बोलना चाहिए, पंकज सर लेंगे। वो पूरा का पूरा रेडी है हम लोग के पास, बस उनका क्लास लेने का बच्चा है ना? वो क्लास हो जाएगा, पीडीएफ पहले ही मिल जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन वो क्लास पंकज सर लेंगे टिपिकली, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए और मेरे पास थोड़ा टाइम कम है। पंकज सर उस पर ज़्यादा स्पेशल है, तो वो देखेंगे। क्लियर है? ठीक है। देखो मैं ना ओवरव्यू बताता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एससीओ का मीटिंग हुआ है, संघाई कॉरपोरेशन, है ना? उसके अलावा आसियान, कॉमनवेल्थ इम्पॉर्टेंट क्यों है? गेम्स की वजह से नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा कि कॉमनवेल्थ इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्वीन का डेथ हो गया है ना? और क्वीन का डेथ हुआ है इस वजह से कॉमनवेल्थ इम्पॉर्टेंट है, और कॉमनवेल्थ गेम में अच्छा परफॉर्म किए इसलिए कॉमनवेल्थ गेम इम्पॉर्टेंट हो गया है। क्लियर है? तो ऐसे लिस्ट बनाया गया है जितने भी गेम्स हुए थे। गोल्ड मेडलिस्ट के पूरे लिस्ट है, सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल में आप लोग के ऊपर छोड़ रखा हूँ अगर आपको लगेगा तो। अदरवाइज़ जितने हमारे पास गोल्ड है दैट इज़ 22। वो 22 के पूरे नाम, किस फील्ड से थे, कौन सा गेम खेल रहे थे वो लोग, वो सारा लिस्ट एक साथ एक जगह करके रख दिया गया है। इसके अलावा इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ सुने हैं क्या? कुछ हुआ है अभी रिसेंट में? 16 सितंबर याद है? वर्ल्ड ओजोन डे था उस दिन, है ना? ओजोन डे अगर है मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इम्पॉर्टेंट है ना? और कुछ अच्छा खासा बात किया गया होगा ओजोन डे को लेके, कुछ थीम रहे होंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? उसके अलावा साइंस एंड टेक अरेना में कुछ आया क्या? सिप्स आए हैं। तारागीर मैं पहले ही बता दिया था, पिछले वाले मॉड्यूल में मिल जाएगा आपको, है ना? तो तारागीर तो छोड़ देते हैं। उसके अलावा ई सिम के बारे में सुना है कुछ? ई सिम कुछ आया ना, आईफोन नया, हाँ, क्लाउड सर्विसिंग पे चलेगा वो। इसके अलावा और क्या पढ़े हैं हम लोग न्यूज़ पे? पूसा डिकम्पोज़र ऐसा कुछ दिखा है टेक्नोलॉजी अरेना में? क्योंकि पूसा डिकम्पोज़र बहुत टाइम से न्यूज़ पे चल रहा है। बायो डिकम्पोज़र ऐसा कुछ सुने हो? याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता? ब्रह्मोस, है ना? लॉन्च हुआ है कुछ अच्छा खासा। और इसके अलावा और कुछ? BR अम्बेडकर थे क्या न्यूज़ पे? हाँ, रिसेंट टाइम पे BR अम्बेडकर एज इट इज़ न्यूज़ पे नहीं थे, लेकिन अम्बेडकर सर्किट था न्यूज़ पे। ऐसा कुछ सुने हो? ट्रेन चलाने की बात हो रही है 4 जगहों पे। इससे पहले रामायण सर्किट चलता था, लेकिन अब पर्टिकुलरली अम्बेडकर सर्किट की बात की गई है। 4 जगह पे ट्रैवल करेगा वो ट्रेन। तो अम्बेडकर के साथ साथ क्या बुद्धिज़्म भी इम्पॉर्टेंट है? अब समझ में आया? कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि बुद्धिज़्म ज्वाइन किए थे क्या अम्बेडकर साहब, है ना? अब बुद्धिज़्म इम्पॉर्टेंट है तो क्या स्तूपा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, है ना? क्या क्या पढ़ सकते हैं? स्तूपा का आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन वो स्टैटिक पोर्शन से पढ़ना होगा आप लोग को। मैं बस आप लोग को आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे सेलेक्ट करना है टॉपिक को। क्लियर है? मैं जब पिछली बार यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जब अपने टाइम पे, तो मैं 50 करंट अफेयर्स प्रेडिक्ट किया था। उस 50 करंट अफेयर में 10 करंट अफेयर्स डायरेक्टली पूछे गए थे।
करंट को लेके प्रेडिक्शन बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही होती है ना उससे ही निकालना होता है। कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन आप देखोगे सही से न्यूज़ को फॉलो करोगे ना तब समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं करंट से हैं, क्योंकि करंट में था वो न्यूज़ तब जाके क्वेश्चन आया है। कैसे? अब एग्जामिनर का माइंड सोचते हैं क्या किया है वो। करंट अफेयर्स का मॉड्यूल उठाया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने देखा कि करंट अफेयर्स में ये टॉपिक हैं अभी। अब करंट अफेयर्स तो है, स्टैटिक को कैसे जोड़े कि लगना चाहिए लोगों को कि स्टैटिक से आया है जबकि दिख करंट अफेयर से रहा है। कैसे? टॉपिक देखा, कुछ पॉइंट पे बात हो रही है, बुक उठाए, वो टॉपिक ढूंढे, क्वेश्चन बनाना चालू। समझ में आया करंट और स्टैटिक कैसे जुड़ता है एक दूसरे से? क्लियर है? तो करंट छोड़ना तो है नहीं, है ना। चलो स्टार्ट करें फिर। पहला क्या दिया है? आसियान इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग। कौन से नंबर का मीटिंग था ये? क्या लिखा है? कोई आइडिया? कौन से नंबर की मीटिंग हुई है ये? बताओ। 19th। ये चीज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अब ये है क्या? आसियान होता क्या है? क्या समझते हो आप लोग आसियान से? अगर सोचना चालू करें तो आसियान से क्या समझ आ रहा है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, उनका एक एसोसिएशन है ना। अगर कुछ नहीं याद आया तो हमको दिख रहा है कि आसियान और ना एशिया मिलता जुलता है ना। निकालना चालू किए कि ऐसा SE दिख गया, दैट इज साउथ ईस्ट, है ना। अब साउथ ईस्ट के बारे में बात किया है, मतलब क्या हो गया कि रीजनल है, ग्लोबल लेवल पे नहीं है ना। क्या बोल रहा है ये? हमारा रीजनल लेवल का ग्रुपिंग है। क्लियर है? अब रीजनल ग्रुपिंग है तो बना होगा किसी के थ्रू, कोई सा डिक्लेरेशन होना चाहिए उसके लिए, कोई सा मीटिंग होना चाहिए पहले कि हमको बनाना है भैया, है ना। तो वो डिक्लेरेशन का नाम क्या था? बैंकॉक डिक्लेरेशन। कब बनाया गया? अगस्त 1967। पहली बार हुआ कहाँ था? बैंकॉक में। बैंकॉक इज इन थाईलैंड। ये तो सबको पता होगा, मोस्टली लड़कों को तो पता ही होगा बैंकॉक, है ना। ऐसा लेकिन जाना नहीं, गलत बात, ठीक है। अब इसके अलावा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने कंट्री अभी प्रेजेंट में हैं वो सारे के सारे फाउंडिंग मेंबर्स रहे होंगे। फाउंडिंग मेंबर समझते हो? जिन्होंने उनको ईजाद किया होगा। तो ऐसे 5 कंट्री थे जिन्होंने आसियान निकाला। कौन कौन से थे वो? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। अब इसको याद कैसे करें? ठीक है, मुझे नहीं समझ आता कि क्या करना है, लेकिन ये दिखता है कि I दिख रहा, M दिख रहा मलेशिया से, P दिख रहा किससे? फिलीपींस से, सिंगापुर से S और थाईलैंड से T। ठीक है, अब मुझे नहीं याद होगा, क्या करूँगा? मुझे एक चीज़ पता है कि GST नाम का कुछ होता है, ठीक है। मैंने वहाँ G को हटा के P लगा दिया और बोल रहा हूँ कि IMPST। क्लियर है? एक बात और याद रखना कि यहाँ पे जो M है वो मलेशिया है, ना कि म्यांमार, क्योंकि म्यांमार एक और मेंबर है आसियान का, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि हम लोग को 5 फाउंडिंग मेंबर याद हो गए और वो 5 फाउंडिंग मेंबर मिल के बोलते हैं कि IMPST। क्लियर है? क्या क्या हो गया? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। 5 फाउंडिंग मेंबर याद रहेंगे अब कंफर्म। अब इसके अलावा बाकी लोग बोलेंगे कि हमको तो फाउंडिंग मेंबर का दर्जा ही नहीं मिल रहा है, क्या करें, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे थे नहीं, है ना। तो कुछ और मेंबर्स भी है, उन मेंबर्स का नाम निकालते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कि हिस्ट्री क्या जाता है, ठीक है। क्या होता है? म्यांमार बचा है अपने पास, लाओस बचा है, ब्रूनी, कंबोडिया और एक और क्या है? वियतनाम। अब एक बात है, दूसरा स्टोरी, उन लोग देखे कि हम लोग IMPST बोल रहे हैं, 5 फाउंडिंग मेंबर है वो, उसके अलावा बाकी लोग को आया गुस्सा। गुस्सा में आएगा तो बोलेंगे क्या? ठीक, आगे LMV। LMV मतलब अ काइंड ऑफ व्हीकल, LMV याद रहेगा। ये लोग बोल रहे हैं गुस्से में
कि IMPST है, वो लोग पहुंच गए गाड़ी लेके, दैट इज LMV, है ना। हमको आया गुस्सा, हमने बका, उसके बाद बोला क्या, हमारे पास LMV है नहीं तो हम जा नहीं सकते। फाउंडिंग मेंबर याद रहेंगे पक्का, ठीक है, याद होना चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। चलो बताते जाओ अब कौन कौन से मेंबर अपने, बोलो IMPST का बताओ। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, फिर B ब्रूनी, C कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। याद हो जाएगा, मतलब फाउंडिंग मेंबर जितने मेंबर कंट्री है वो सब याद हो गए। अब इसके अलावा आसियान के कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ASEAN+3 नाम सुना है क्या? ASEAN+3 मतलब 3 और कंट्री जुड़ेंगी। वो 3 और कंट्री कौन सी है? इट्स चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान। ऐसा सोचे अगर तो जो पास की कंट्री है ना, जिनसे इनको ज़्यादा रुझान है ना, ज़्यादा झुकाव जिनकी तरफ है, वो पहले आके ऐड होंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? ASEAN+3। कौन से ईयर में बनेगा ये? पहले बना था 1967 में आसियान, ठीक है। उसके बाद दूसरा कब बनेगा? 97। अब उसके बाद अब 3 लोग और आ गए। अब एक बात और सोचना कि हम लोग को RCP बनाना है। RCP में कितने लोग थे? 16 कंट्रीज, मतलब 3 लोग और चाहिए, तभी हम लोग रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की ओर जा सकते हैं, है ना। अब वो 3 कंट्री में हमको पता है, एक तो इंडिया है, इंडिया याद रहेगा। और इंडिया को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम RCP के लिए कितने कंट्री से था? एक तो न्यूजीलैंड, एक ऑस्ट्रेलिया और एक चाइना। चाइना पहले ही है ASEAN+3 में, तो ASEAN+6 में और कौन से 2 कंट्री रहेंगे? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से प्रॉब्लम इसलिए था, क्यों? क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन उनका ज़्यादा है, वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। क्लियर है? ऑल्दो वी आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, है ना, लेकिन लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। समझ आ रहा है? ठीक है, याद रहेगा क्या क्या बातें बोली गई है। क्या है आसियान? रीजनल ग्रुपिंग है। पहले फाउंडिंग मेंबर कितने थे? 5। टोटल मेंबर कंट्री कितनी है आसियान की? 10। ASEAN+3 में चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान। ASEAN+6 में चाइना, साउथ कोरिया, जापान प्लस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। याद रहेगा? क्लियर है? ईयर कौन सा आएगा ASEAN+6 का, वो आपके मॉड्यूल पे दिया गया है, वो आप याद करेंगे, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट था सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा क्या है और इसमें एडिशनल में? पॉपुलेशन कितना है और GDP, ठीक है। इसका भी चार्ट दिया हुआ है, UN का पूरा चार्ट लगाया हुआ है, तो आप लोग को उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा कि कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। वो कंट्रीज याद हो जाएंगी। ASEAN+3, ASEAN+6 भी लगाया हुआ है, क्या है उनका एम, क्या है उनका फोकस, याद रहेगा। इसके अलावा और क्या है? ये रहा, क्लियर। SCO का इकॉनमी क्या है और उनका पॉपुलेशन किसका कितना है? चाइना, इंडिया और टिपिकली आसियान का, यूरोपियन यूनियन का पॉपुलेशन कितना है और US का पॉपुलेशन कितना है। ये सारा कंपैरिजन है, ये ऑलरेडी UN सेक्रेटरीट ने डाल रखा है, तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लिखा है एज इट इज़ याद कर लेना। इसमें क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि PDF फॉर्मेट है, आप लोग को जो आपको मॉड्यूल मिलेगा उसमें आप लोग समझ जाओगे। अगला कंट्री क्या आता है? आप लोग के लिए एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर जो इंपॉर्टेंट होगा वो पॉइंट डाला हुआ है मॉड्यूल पे, ठीक है, वहाँ से आप याद कर लेना। मुझे जो लगा कि प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है वो मैं डाल दिया हूँ। इसके अलावा जो आपको लगेगा, जैसा कि RCEP इंपॉर्टेंट हो जाएगा आसियान की वजह से, लेकिन RCEP जब तक इंडिया साइन नहीं करेगा तब तक न्यूज़ में आने के चांसेस बहुत कम हैं। क्लियर है? याद रहेगा। अगला क्या आता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? इट इज़ अबाउट द, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? क्या मिला है हमको? कोऑपरेशन। हेल्ड कब हुआ है? September 15 to 16। हेल्ड एग्जैक्टली कहाँ हुआ है?
उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है जिसका नाम है समरकंद। जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ आएगा कि समरकंद इम्पॉर्टेंट है। क्यों? तैमूर का नाम सुना है आप लोगों ने? इसका कैपिटल हुआ करता था। इसके अलावा और क्या है? उज़्बेकिस्तान की क्या है? कैपिटल है, ताशकेंत है। उज़्बेक एसएसआर जब था 1925 से 1930 के बीच में, उस टाइम पे कैपिटल क्या होता था? समरकंद। ठीक है, तिमूरियन एम्पायर का स्टार्ट कहाँ से हुआ था? समरकंद, उज़्बेकिस्तान में, है ना। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है खुद में। क्लियर है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था कब? 2001 में। ये हमारे लिए उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समरकंद की वजह से तिमूरियन डायनेस्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तिमूरियन डायनेस्टी मतलब क्या आएगा अब? मुगल्स। ठीक है। उसके अलावा समरकंद में एक मॉस्क है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बीबी खानियन मॉस्क। याद रहेगा? ठीक है। क्या है मॉस्क का नाम? बीबी खानियन मॉस्क। कहाँ पर है? समरकंद में। क्लियर है? वो इस मॉड्यूल में नहीं डाला गया है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो जस्ट इन केस आप लोगों को लगेगा कि जानना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, याद रहेगा। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं अब? एक बात और हुई थी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो ये है कि वाराणसी को नॉमिनेट किया गया है किस तरह से? फर्स्ट SCO टूरिज़्म एंड कल्चरल कैपिटल इंडिया का। अब एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि क्या वाराणसी इम्पॉर्टेंट है? अगर इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो टिपिकली बात कर रहा है एक पर्टिकुलर स्पेस का जो कि ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल है अपने किसी कल्चरल पिलग्रिमेजेस की वजह से। पिलग्रिमेजेस मतलब समझते हो? जो आते हैं घूमने के लिए, है ना, घूमने जाते, तीर्थ स्थान बोलते हैं हम लोग, पिलग्रिमेज साइट, है ना। वाराणसी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इलेक्शन कहाँ से लड़ा था हमारे PM ने? वाराणसी से। ऊपर से एक मूवी आई थी अभी अभी थोड़े दिन पहले, मणिकर्णिका, नाम सुना है ना। मणिकर्णिका से एक चीज़ और समझ में आता है कि कुछ मणिकर्णिका घाट करके है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? वाराणसी में। क्लियर है? अब वाराणसी में प्रेजेंट है और क्या सिग्निफिकेंस है? माइथोलॉजी होती क्या वहाँ पे? पूजा पाठ, मॉर्टल जो बॉडीज होती है क्या उनको बहाया जाता वहाँ पे? समझ आ रहा है? मणिकर्णिका घाट खुद में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर क्वेश्चन पूछा गया मणिकर्णिका घाट पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी के टाइम पे कि मणिकर्णिका घाट कैसे आ गया, हमको तो पता ही नहीं था। समझ में आया कि क्यों आ सकता है मणिकर्णिका घाट पे क्वेश्चन? अगर आप लोग को आइडिया नहीं है कि मणिकर्णिका घाट क्या है तो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, मसान, वीके कौशल की पहली मूवी थी वो, है ना। उस मूवी में एग्जैक्टली उस जगह को लोकेट किया गया है ना। वहाँ पे एक बाबा बैठते थे जिनका डेथ भी कुछ टाइम पहले ही हुआ है। समझ में आया? तो जो हमारा सोसाइटी भी है वो कहीं ना कहीं मूवीज़ इन सब चीज़ों से घिरा हुआ है, और करेंट में अगर कुछ दिख रहा है तो सब चीज़ को जोड़ लेना है जो आसपास मिल जाए, है ना। सिर्फ मूवी देखना नहीं होता। इसका एग्जाम्पल आप लोग को भी पता है, जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो KGF का एग्जाम्पल तो सबको याद होगा, है ना। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन था क्या, वही पढ़ रहे थे ना। चलो ठीक है। अब मेंबर कौन कौन से हैं? सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बारे में जानते हो आप लोग? कौन कौन से कंट्री आते हैं सेंट्रल एशिया में? कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के जो बाकी 4 कंट्री है ना, वो SCO का मेंबर है। ठीक है। SCO इंक्लूड्स क्या क्या? अपने 4 इंपॉर्टेंट लोग कौन कौन से? चाइना, रसिया, पाकिस्तान, इंडिया। इसके अलावा 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। ये 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कौन से हैं बताओ? तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के जो बाकी 4 है ना,
एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो सेंट्रल एशियन कंट्री इंक्लूड करते हैं 5 कंट्रीज़, है ना। 5 कंट्रीज़ को मिला के हम लोग सेंट्रल एशिया बोलते हैं। कौन कौन से? उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान को हटा के जो बाकी 4 कंट्रीज़ हैं वो इनके मेंबर हैं। क्लियर है? क्या क्या? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और क्या था वो, भूल गया मैं नाम, किर्गिस्तान। क्लियर है? याद रहेगा? दैट इज CRPI और KKUT, ठीक है, UTK का स्क्वायर। मैथ्स फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं, ऐसे ही याद हो जाता है, काहे करना। मतलब अगर देखें तो टोटल मेंबर कितने हैं अपने पास SCO में? 8। क्लियर है? 8 कंट्रीज याद हो गई, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंस देखते हैं क्या है। यूरेशियन पॉलिटिकल है। यूरेशियन मतलब समझते हो? यूरोप का भी हिस्सा और रशिया, एशिया का भी हिस्सा। यूरोप कैसे जुड़ रहा है जब हमारे पास एशिया ही मोस्टली दिख रहे हैं? तो रशिया का आधा पार्ट जो है वो यूरोप में आता है ना। समझ आ रहा है? क्लियर? तो यूरेशियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक टाइप से इकोनॉमिक बात भी करते हैं लोग। इसके अलावा 60% ऑफ यूरेशिया, 60% जो यूरेशिया है ना वो कवर करते हैं ये। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, पूरे ग्लोब की पॉपुलेशन अगर हम लोग एस्टिमेट करते हैं तो 7.3 बिलियन के आसपास आता है। उसमें का 40% कौन कवर कर रहे हैं? ये 8 कंट्रीज। क्लियर है? इसके अलावा और क्या है? 30% ऑफ ग्लोबल GDP, पूरे विश्व का जो 30% जो GDP है ना अपना, क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, वो क्या है, किसके अंडर है? SCO के। क्लियर? याद रहेगा? मेंबर कंट्रीज याद है? क्या डिसीजन आया है वो आप लोग को खुद से पढ़ना पड़ेगा, वो दिया गया है। क्लियर है? जस्ट इन केस नहीं समझ आएगा तब आप आके मुझसे बात करेंगे। क्लियर है? सिग्निफिकेंस ऑफ वाराणसी भी लगा दिया गया है, जो जरूरत होगी आपको। अब क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक इससे भी पहले कुछ न्यूज़ में था क्या? आज से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले? पता है? थोड़ा बहुत कोई आइडिया? मिस्टर अशोक लवासा का नाम सुना है आप लोगों ने? इलेक्शन कमीशन हुआ करते थे कभी, उनको क्या बनाया गया है? ADB का प्रेसिडेंट। क्लियर है? इस वजह से उस टाइम पे भी न्यूज़ में था। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन्होंने लोन दिया है किसको? हिमाचल प्रदेश को। अमाउंट की ज़रूरत है नहीं उतनी ज़्यादा, लेकिन दिया गया है 96.3 मिलियन $, रुपीज़ में नहीं है तो वो याद रखना $, है। ठीक है? हिमाचल प्रदेश को दिया गया है किस लिए? टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इम्प्रूव वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विसेज। मेरा एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये जो लोन प्रोवाइड किया गया है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इम्प्रूव वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विसेज, ऐसा मिलता जुलता स्कीम अपने इंडिया पे है क्या किसी को लेके? कोई आइडिया? इंडिया के पास अगर कोई सा ऐसा स्कीम है जो इस चीज़ पे पहले भी फोकस कर रहा था? हाँ, हर घर जल, वो एक टाइप का कैंपेन है, मैं बोल रहा हूँ स्कीम। हर घर नल, हर घर जल, और ये था किसका मोटो? जल जीवन मिशन। क्लियर है? जल जीवन मिशन मैंने स्कीम पे लगा रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ ADB को जानने की ज़रूरत है कि क्या है। ठीक है? जब जल जीवन मिशन की बारी आएगी तब हम लोग स्कीम्स में उसको टैकल करेंगे। क्लियर है? चलो देखते हैं क्या क्या है। ADB के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, क्या बोल रहा है? स्टैब्लिश्ड इन 1966, टोटल मेंबर्स कितने अपने पास? 68, और 49 फ्रॉम द रीजन का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? हमारे रीजन में 49 मेंबर हैं, मतलब जो टोटल 68 मेंबर्स हैं ना एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वो मोस्टली जो 49 मेंबर्स है वो कहाँ से आ रहे हैं?
क्लियर है? इसलिए रीजन। समझ में आया? क्लियर है? इसका मतलब ये भी है कि अगर 49 मेंबर रीजन से है, हम लोग लिख रहे हैं आसियान डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मतलब जो बाकी मेंबर है वो बाहर से भी होंगे। और इसका प्रूफ कहाँ से मिलता है कि सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर वो कौन है? यूएस एंड जापान। अगर पूछा जाए आसियान डेवलपमेंट बैंक में सिर्फ रीजन के पार्टिसिपेंट्स है, क्या सही होगा? समझ में आया क्यों नहीं होगा? स्टेक होल्डर ही सबसे बड़ा कौन है? यूएस। यूएस की एक कहानी बताता हूँ। यूएस एक ऐसा कंट्री है जिसको ग्लोब पे राज करने के लिए ना एक चीज़ जो है बहुत अच्छे से आता है, वो है पैसा बांटना। तो जहाँ उसको लिबर्टी मिलती है पैसा देने की, वो पहुँच जाता है। आज एशियन डेवलपमेंट बैंक को हमने ओपन छोड़ रखा था कि कोई भी पैसा लगा सकता है रीजन के डेवलपमेंट के लिए। यूएस ने अपना स्टेक हाई कर लिया। क्लियर है? अगर इंडिया को पूछा जाए कि कौन से नंबर का स्टेक होल्डर है, तो चौथा। ठीक है? तीसरा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यूएस और जापान एक साथ ले रहे हैं, उन लोग पहला या सेकंड में ही रहेंगे, मान के चलते हैं हम लोग। तीसरा कौन है? चाइना। तो चौथा कौन हो गया? इंडिया। इसके अलावा और कौन है? एक ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? याद रहेगा? ठीक है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इट्स मनीला। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। अब मनीला याद कैसे होगी? मनी हाइस्ट देखा है लास्ट सीजन? मनीला और ट्रांसजेंडर, उसको याद करना। अगर नहीं देखा है मनी हाइस्ट तो देखो, मैं बोलता हूँ, है ना? इसलिए नहीं कि हमको मनीला याद रखना है, बल्कि इसलिए कि हम लोग को प्लान ए को चेंज करके प्लान बी पे कैसे जाना है, प्लान बी को प्लान सी में। मतलब सामने वाले का हालत ख़राब हो जाना चाहिए, इतने प्लान होने चाहिए अपने पास, है ना? जीवन में अगर टेंशन नहीं चाहिए तो क्या करना है? प्लान बदलते जाना है। कभी ना कभी कोई ना कोई प्लान तो काम कर ही जाएगा। अल्टीमेट गोल क्या है अपना? सेलेक्ट होना। तो बी अ प्रोफेसर, जो कि मेरे अकाउंट पे भी लिखा हुआ है। क्लियर? याद रहेगा? अगला टॉपिक क्या है? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का मतलब ऐसा नहीं है कि सबके लिए बराबर पैसा, है ना? कॉमनवेल्थ सबके मतलब पब्लिक गुड के जैसा नहीं है ये। क्लियर है? कॉमनवेल्थ को बोला जाता है राष्ट्रमंडल। ऐसा कुछ बोला जाता क्या? राष्ट्रमंडल बोलते हैं। गेम का भी नाम है ऐसा ही, राष्ट्रमंडल खेल 2022। कहाँ हुआ है वो याद रहेगा? ठीक है? मेरा कंसर्न ये है कि क्या कॉमनवेल्थ इंपॉर्टेंट है या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स? क्या लगता है आप लोग को? दोनों? तो क्वेश्चन आएगा तो एक ही आएगा, गेम से आना चाहिए। लेकिन एक हिंट मिला है कि दो टॉपिक है, दोनों मिलते जुलते हैं एक दूसरे से और इम्पॉर्टेंस है, मतलब या तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा या तो फिर कॉमनवेल्थ गेम से आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। इसकी प्रोबेबिलिटी हाई क्यों है? क्यों? क्योंकि क्वीन भी ख़त्म हो गई है, क्वीन एलिजाबेथ II। क्वीन एलिजाबेथ II एक और चीज़ के लिए जानी जाती है कि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क थी। क्या हम लोग पिछले क्लास में जैसे पढ़े थे? सबसे ज़्यादा टाइम तक रही है। अभी टाइम पे पूरे हिस्ट्री में देखा जाए तो सेकेंड लॉन्गेस्ट है। क्लियर है? याद रहेगा? तो बहुत सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, और जब जुड़ रहे हैं तो इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता। क्या समझ आ रहा है? ठीक है? अब क्या होता है एग्जैक्टली कॉमनवेल्थ? ब्रिटिश जहाँ जहाँ रूल किए हैं, मतलब इतना समझ में आता है कि एशिया भी आएगा, अफ्रीका भी आएगा, अमेरिका भी आएगा, साउथ अमेरिका भी आएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि रूल उन्होंने हर जगह पे किया है, कोई भी जगह ना छोड़ा। क्या है? अ ग्रुप ऑफ 56 कंट्रीज, ये याद होना चाहिए पहली बात तो। 56 कंट्रीज है, कंपोज्ड मोस्टली ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज। समझ में आता है? कॉलोनी क्या होते हैं? जहाँ पे
राज किया गया है। किनके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्लियर है? अब इसके अलावा कि कॉमनवेल्थ बना किससे है, कोई सा डिक्लेरेशन याद होना चाहिए क्या? कॉमनवेल्थ हम लोग को पता है मोनार्की कौन थी, क्वीन होती लंदन की। याद करने में ज़्यादा ये मतलब तकलीफ नहीं होगी अगर हम लोग बोल दे कि लंदन डिक्लेरेशन से बना हुआ है तो। क्लियर है? इंडिया का मेंबर है कॉमनवेल्थ का? कॉमनवेल्थ का मेंबर है ना? यस ऑब्वियस। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है। अब इसके बाद प्रीडोमिनेंटली लोकेटेड इन अफ्रीका, अमेरिकास लिखा है ना, सिर्फ अमेरिका नहीं लिखा है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इसके अलावा एशिया एंड द पैसिफिक, प्रशांत। समझ आ रहा है? पैसिफिक कैसे आ रहा है? कॉलोनी और है क्या कोई? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। बिगेस्ट एग्जाम्पल। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स को कब हुई थी पता है? जब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ज़्यादा ट्रॉफी उठाने लगी थी। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि हमारा रेस सुपीरियर है। उन्होंने अपना प्रोड्यूस कहाँ किया है जाके, रिप्रोड्यूस कहाँ हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तो उनके एक टाइप के किन होने चाहिए थे, है ना, या फिर सुजरेंटी पे होने चाहिए थे। लेकिन ये जो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, वो इंग्लैंड के गेम को कैसे डोमिनेट कर रहे हैं, इस वजह से उनको ज़्यादा गुस्सा था। ठीक है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को याद रखना। कभी नहीं समझ आए तो सोचना कि ऑस्ट्रेलिया में लोग इतने ज़्यादा गोरे कैसे हैं, तब याद आ जाएगा कि कॉमनवेल्थ कैसे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, याद रहेगा। न्यूजीलैंड के लोग भी बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, है ना। अगर हम लोग कंट्री देखें आइलैंड टाइप की है, आइलैंड कंट्री है, तो मोस्टली हमारे पास क्या होने चाहिए थे? ट्राइबल्स होने चाहिए थे। लेकिन है कौन? रेसिज्म, रेसिस्ट, है ना। क्लियर? याद रहेगा। अब इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है वो क्या है? इंडिया का जीडीपी सबसे ज़्यादा है कॉमनवेल्थ में। कैसे? यूके का कितना है? 3376, इंडिया का 3535। अभी क्या हमने यूके को ओवरटेक किया है। क्लियर है? याद रहेगा। एक और क्वेश्चन बन सकता कॉमनवेल्थ से सेम। ये ग्राफ जो है एग्जैक्टली निकाला गया है कहाँ से? IMF के सोर्स से। 2022 का डाटा है तो लेजिबल है। एग्जैक्ट डाटा याद नहीं रहे तो ये याद रहना चाहिए कि इंडिया का जीडीपी कॉमनवेल्थ में अभी सबसे ज़्यादा है। क्लियर है? याद रहेगा पक्का। आगे बढ़े फिर। कुछ चीज़ें ऐसे ही ऐड कर दी गई है जैसे रिपब्लिक एंड रियाम्स, कि आप लोग को याद रहे करके, अगर मन किया तो पढ़ना, अदरवाइज नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। ये लगाया गया है कि कहीं कुछ पूछ गया तो ऐसा ना होना चाहिए कि बताया नहीं गया था। क्लियर है? याद रहेगा। अब बात आती है किसकी? कॉमनवेल्थ गेम्स की। अ टाइप ऑफ फ्रेंडली गेम। फ्रेंडली मतलब क्या बोलते हैं फ्रेंडली को हिंदी में? मैत्रिक, मैत्रिक बोलते ना, मैत्री बोलते, सॉरी मैत्रिक बोल रहा हूँ, इट्स अ मैत्री। ठीक है, ऐसा टाइप का गेम होगा, फ्रेंडली सा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन डोपिंग टेस्ट तो होता तब भी। ठीक है, इसके अलावा क्या है? क्वाड्रीनियल मतलब, क्वाड दिख रहा क्या? मतलब 4 साल में। ठीक है, ऐसे ही कुछ और वर्ड होते हैं। बाइनियल, एनुअल, क्विनक्विनियल। क्विनक्विनियल का मतलब 5 साल, डिकेडल का मतलब 10 साल। क्लियर है? क्वाड्रीनियल लिखा है मतलब 4 साल। याद रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अब मल्टी स्पोर्ट इवेंट मतलब सिर्फ एक ही गेम नहीं होगा, है ना। इस पूरे गेम की लिस्ट है, वो जब गेम्स वाला सेक्शन पहुंचेंगे हम लोग तब डील करेंगे। क्लियर है? बनाया कब गया था? विद द एक्सेप्शन ऑफ 1942 एंड 46, कैंसल ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2, सक्सेसिवली रन एवरी 4 ईयर सिंस। मतलब कब कब नहीं हुआ है
42 और 46 के एरा में। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था। क्या, कब से चालू हुआ था? 1939। ख़त्म कब हुआ? 45। क्लियर है? किसके साथ? जब यूएन इस्टेब्लिश होगा तब। क्लियर है? पीस मेकिंग था ना वो। अब इसके अलावा और क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन जो होता है ना, वो ऑर्गेनाइज कराता है ये गेम को, ना कि टिपिकली कौन? यूके गवर्नमेंट। क्लियर है? याद रहेगा? इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं नहीं जो याद करनी चाहिए, बट जस्ट इन केस लगेगा तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है? हेडक्वार्टर्ड इन यूनाइटेड किंगडम, लेकिन रीजनल ऑफिसेज और कहाँ कहाँ हैं? 72 कंट्रीज़ में फैली है। क्लियर? चलो, ये अरेना तो ख़त्म। अब आ गया पॉलिटिकल अरेना। देखो, मैं सही बताऊँ ना, तो पॉलिटिकल अरेना मुझे नहीं लगता कि जो भी पॉइंट मैं डाला हूँ उसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन बातें इसलिए डाली गई है ताकि आप मेंस में लिख सको। क्यों? पहला बात किस चीज़ पे हो रहा है? कैटल कंट्रोल बिल। हमारे पास कौन सा स्कीम है छत्तीसगढ़ सरकार का? गौधन योजना। ठीक है? यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया था? कैटल कंट्रोल जो बिल है ना, उसको बैन कर दिया था। कैटल कंट्रोल है, उसके ऊपर बिल लाया गया था कि आप कोई सा भी कैटल को रास्ते में नहीं छोड़ सकते। आपके पास टिपिकल एक टैग होना चाहिए हर एक आपके कैटल के कान में टैग लगाया जाता, जिससे उनकी पहचान की जा सके किसका कैटल है। क्लियर है? वो सब बातें की गई थी। कहाँ कहाँ कवर कर रहा था? 8 मेजर सिटीज़ को गुजरात के, दैट इज़ अहमदाबाद, वडोदरा गुजरात, सूरत, राजकोट, गांधीनगर, जामनगर, भावनगर एंड जूनागढ़। क्लियर है? जूनागढ़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्लेस है, वो नहीं भूलना। कहाँ पे आता है उसका लोकेशन हमेशा याद होना चाहिए। क्या सदर्न साइड में आता है या नदर्न साइड में गुजरात के? ठीक है? क्या आर्म्स पे आता या फिर मेन बॉडी पे आता? समझ में आ रहा है? आर्म्स मतलब समझ रहे हो? क्या हाथ के जैसा जो अपना स्ट्रक्चर है गुजरात का, उस पे आता, या फिर मेन लैंड पे आता है जो ऊपर है? क्लियर है? उसके बाद क्या जूनागढ़ में खुद का एक वो फोर्ट भी है, वो भी याद होना चाहिए। जूनागढ़ फोर्ट होता है। अब वो जूनागढ़ में क्या गिर रेंज आता है या नहीं आता है, ये याद होना चाहिए। ठीक है? गिर रेंज समझते हो आप लोग? गिर होता है ना, गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट का सुना है ना नाम? क्या वो वहाँ आता है या नहीं आता है? समझ में आ रहा है? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब एक साथ कनेक्ट होना चाहिए। अगर कोई सा भी पॉइंट दिखे तो हमको उसके बारे में एक ही साथ में निकल जाना चाहिए कि ये चीज़ें हमको याद हैं। ठीक है? अगर ऐसा पढ़ोगे ना तो कभी भी भूलोगे नहीं। ये बात गांठ बांध के रख लो, क्योंकि ऐसा पढ़ा हूँ मैं। मुझे पॉइंट्स देख के समझ में आता कि कहाँ से क्या निकालना है, इसी वजह से। ठीक है? क्योंकि मैंने अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर किया है। कोई सा पॉइंट दिखेगा और मैं कैसे उसको हैंडल करूँगा। ठीक है? याद रहेगा? तो ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, इसको आप केस स्टडी के जैसे यूज़ करोगे। जस्ट इन केस आपको छत्तीसगढ़ का कोई केस आया गाय से रिलेटेड, कैटल से रिलेटेड, और उसमें बैन की बात कर रहा है या फिर गाय को रास्तों से हटाने की बात कर रहा है, तो ये उसमें यूज़ आएगा। नेशनल इश्यूज़ में भी आएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल जो हमारा है कुछ डीपीएसपी के अंदर, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करता, तो उसमें भी आप एज इट इज़ इसको पॉइंट कर सकते हो। मतलब ये आर्टिकल को कैसे पिन करना है आपको? एज अ केस स्टडी। क्लियर है? प्रीलिम्स के लिए मुझे नहीं लगता कि ये इम्पॉर्टेंट है फॉर श्योर। चलो, तो फिर आगे क्या है? अब टेलीकम्युनिकेशन बिल, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? हाँ हाँ, गुजरात का पर्टिकुलर अपने इस असेंबली में ये बिल लाया गया था कि इसको हटाना है आप करके। नहीं, मैंने इसीलिए बोला ना कि केस स्टडी के जैसे लेना है इसको। हमारे छत्तीसगढ़ में उतना ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ अगर वो आर्टिकल काम आएगा तो किस में आएगा? मेंस में, एज अ केस स्टडी। ठीक है? अब क्या बोल रहा है? एक बात ध्यान देना, इट इज़ अ ड्राफ्ट। कंडीशन क्या है? ड्राफ्ट है। क्या हो गया धर्मेश भैया?
अच्छा हो रहा है कि नहीं तो ठीक है। दूसरा बात क्या बोल रहा है, टेली कम्युनिकेशन बिल। व्हाट डू यू मीन बाय टेली कम्युनिकेशन? टेली कम्युनिकेशन से कुछ समझ आता है? टेली मतलब कोई सा कनेक्शन है ना, जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जस्ट इन केस। इंटरनेट समझते हो ना? इंटरनेट का मतलब सिर्फ वो नहीं होता 5G 4G 2G। इंटरनेट मतलब होता है बहुत सारे नेटवर्क का एक दूसरे से कनेक्शन, है ना, उसके लिए बात हो रही है। टेली कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बिल ने इस साल 25 साल कंप्लीट किए हैं। ठीक है, 25 साल मतलब 1987 में लाया गया रहा होगा। क्लियर है? बात कुछ की गई होगी, अगर बिल आया है तो कुछ और बातें की जाएंगी। तो ये बिल जो स्पेसिफिकली है ना, वो बात कर रहा है कि OTT प्लेटफॉर्म जो है ना उसको भी अंडर लिया जाए। इसके OTT प्लेटफॉर्म समझते हैं आप लोग? OTT प्लेटफॉर्म खुद में ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे है ना। तो इस वजह से टेलीग्राम का एक मैं आर्टिकल डाला था शायद। टेलीग्राम खुद में एक केस स्टडी है कि बच्चों लोग को कैसे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज का नॉलेज निकालो, इवैल्यूएट पूछा था ना मैंने, याद है किसी को? नहीं याद है? क्या करते हो तुम लोग? मेरे को याद है, मैं डाला हूँ करके। चलो ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म को इंक्लूड करने की बात की गई है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। बाकी कोई पॉइंट उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर टेलीकम्युनिकेशन की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, टेलीकम्युनिकेशन बिल की बात हो रही है, तो अपने पास एक अथॉरिटी भी है, पता है? TRAI, ट्राई बोलते हैं आप लोग, है ना। TRAI एक्ट लाया गया था, तो उस TRAI से रिलेटेड क्या है, क्या बोलते हैं? TRAI का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अ वर्ड मेंशन्ड इज रेगुलेटरी, मतलब क्या करेगा ये? रेगुलेट करेगा। रेगुलेट करने का मतलब समझते हैं आप लोग, है ना। या तो वर्क बढ़ा सकता या तो कम कर सकता। गैस में हमारे पास एक रेगुलेटर होता, पता है? लाइटर को छोड़ के उस रेगुलेटर से क्या करते हैं हम लोग? टेम्परेचर बढ़ाते या कम करते या फिर बंद कर सकते। काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? टेलीकॉम सर्विसेज का रेगुलेशन का। क्लियर है? याद रखना कि फैसिलिटेटर का काम नहीं है, क्या काम है? रेगुलेटर का। क्लियर है? कब लाया गया था? 1997, 87 बोला था क्या मैं उस टाइम पे? 97, ठीक है, याद रहेगा। बैकग्राउंड ऑफ TRAI एक्ट इन द 1990s में पहली बार विटनेस किया गया था प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन। ठीक है, उससे पहले अपने पास सिर्फ क्या हुआ करते थे? MTNL या फिर BSNL। ठीक है, उसके बाद क्या सिम कार्ड का मार्केटिंग भी बढ़ा, टेलीकॉम कंपनियां आने लगी। क्या समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब इसके बाद फंक्शन क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस? रिकमेंड द टाइमिंग फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सर्विस प्रोवाइडर रिकमेंडेशन। क्लियर? दूसरा, एंश्योर कंप्लायंस। काम कैसा था पहले? इसका नाम क्या था? टेलीकॉम रेगुलेटरी। अगर कंप्लायंस नहीं रहेंगे, कंप्लायंट नहीं रहेगा कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, तो उसका क्या लाइसेंस खींचा जा सकता? समझ में आ रहा है? कंप्लायंस को इंश्योर करने का काम किसका है? TRAI का। स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब करता है ये। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आप इस स्टैंडर्ड पे काम करेंगे, आप इससे बिलो गए तब आपको फिर से रेगुलेट किया जाएगा। अगर आप इस स्टैंडर्ड से ज़्यादा ऊपर जा रहे हो तो आपकी लाइसेंसिंग फीस बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि काम कैसा था? रेगुलेटर का था ना। समझ में आ रहा है? हर पॉइंट से कंडक्ट सर्वे कि कैसा क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, किनके द्वारा? टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा। इसके अलावा और
इफेक्टिव कंप्लायंस वही बात है और कुछ है नहीं। टू नोटिफाई द रेट्स, एक बात बताओ, बहुत सारी टेलीकॉम सर्विस कंपनियां हैं अपने पास, है ना। जियो का मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, सबको पता है। तो फ़ायदा क्या है बाकी कंपनी वालों को कि वो लोग कैसे सस्टेन कर रहे हैं अभी भी। अगर मार्केट जियो का ज़्यादा है, रिचार्ज ज़्यादा मार्केट में कौन कर रहा है, जियो, तो ये लोग कैसे सस्टेन कर पा रहे हैं, कम रेट रख के। तो उसके लिए तो और ज़्यादा घाटा हो जाएगा, अपने स्पेक्ट्रम से कम जाएंगे। तो एक बात है, मेरे पास है जियो का सिम, ठीक है, किसी और के पास है आइडिया का सिम। मैंने जियो से आइडिया पे फ़ोन किया तो वो सर्विस चार्जेस जो जियो को कॉस्ट पड़ेगा ना, उसमें का कुछ हिस्सा किसको देगा, वो आइडिया को। ऐसे चलता है नेटवर्किंग, ठीक है। इस वजह से बाकी कंपनी कम से कम सस्टेन कर पा रही है, अदरवाइज सब के सब बैठ जाए होते अभी। क्लियर है, याद रहेगा। इसके अलावा अब डिस्प्यूट तो होंगे ही, कोई एक्ट है तो इसके लिए टिपिकली एक ट्राइब्यूनल बनाया गया है, टी वर्ड जोड़ा गया है। ट्राइब्यूनल समझते हैं आप लोग। ट्राइब्यूनल में क्या बात करते हैं हम लोग, एक्सपर्टीज होते क्या जुडिशियल मेंबर होते हैं उसमें। तो क्या डिस्प्यूट रिड्रेसल का काम नहीं होगा, जितने परेशानियां होंगी उनको निवारण करने के लिए भी कोई पर्टिकुलर बॉडी बनाई जाएगी। वो क्या था यहाँ पे, ट्राइब्यूनल्स। क्लियर, याद रहेगा, ठीक है। बोला गया है ना यहाँ पे, डिस्प्यूट सेटलमेंट अपलेट ट्राइब्यूनल। क्लियर है, अपील करने का भी है, ठीक है। अब अपील, एक चीज़ और, हाई कोर्ट कल ही पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। ट्राइब्यूनल्स के बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने। तो इंग्लिश मीडियम वाले इतना बताओ कि हाई कोर्ट के पास केस जाएगा क्या ट्राइब्यूनल का, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के तौर पे जा सकता है कि पहले वहीं जाएगा। स्टेट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है तो ट्राइब्यूनल का केस पहले अपील कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट, अगर सेंटर आता है बीच में तो। क्लियर है, याद रहेगा। चलो, सेपरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर मेडिकल डिवाइसेस। मेरा कंसर्न ना ये नहीं है, मेरा कंसर्न है ये मेडिकल डिवाइसेस। क्यों पता है क्यों? PLI स्कीम सुना है आप लोगों ने, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। उसमें एक कोटा मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी है क्या, कोई आइडिया नहीं? देखना कभी जाके, मैन्युफैक्चरिंग करने की बात हो रही है। हमारा जो मेडिकल डिवाइस को लेके एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मतलब हम लोग को प्रोड्यूस ज़्यादा करना है, और प्रोड्यूस करने के साथ साथ उस प्रोड्यूस को क्या करना है, उस उत्पाद को क्या करना है, बाहर निर्यात करना है। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि अभी हम लोग का मेडिकल डिवाइस ज़रूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा आयात भी उतना ही ज़्यादा है। हम लोग को शिफ्ट किसने करना है, निर्यात पे, दैट इज़ एक्सपोर्ट पे। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। क्यों? इंडिया इज़ अ मेडिकल टूरिज़्म हब, सुना है नाम कहीं पे? टूरिज़्म का एक सेक्शन होता है ना। मेडिकल टूरिज़्म का क्यों बोला जा रहा है? ईजिली अवेलेबल है, कॉस्ट बहुत कम है, और हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उस चीज़ को लेके वो क्या है, एफिशिएंट है, ठीक है। तो उनको मेडिकल डिवाइसेस भी अच्छे चाहिए होंगे। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये। मार्केट कैसा है अपना, एक्सपोर्टेड 23,766 करोड़ का, कब, 2022 में, जो कि पिछले साल अपना कितना था, 19,736, दैट इज 19,736 करोड़, ठीक है। अब इसके अलावा इंडियन मेडिकल डिवाइसेस मार्केट इज 4th लार्जेस्ट, डाटा 4th लार्जेस्ट मार्केट है अपना मेडिकल डिवाइसेस का, ठीक है।
इट इज अमंग द टॉप 20 मार्केट्स इन द वर्ल्ड। ये लाइन का मतलब समझाएगा कोई मेरे को? ये बोल रहा है, मैं बताता हूं, इट इज अमंग द टॉप 20 मार्केट्स इन द वर्ल्ड। ये किस जगह की बात कर रहा है? इंडिया की जगह की बात हो रही है यहाँ पे। मेडिकल डिवाइसेस है वो 20 मार्केट्स के अंदर आता है, ऐसा बोला जा रहा है इस लाइन से। ठीक है, कंट्री की बात नहीं हो रही है। ये बोल रहा है इट इज अमंग द टॉप 20 मार्केट्स। मेडिकल डिवाइस जो है ना वो वर्ल्ड का टॉप 20 मार्केट के अंदर आता है। क्लियर है? याद रहेगा। 80% ऑफ द मार्केट आर डोमिनेटेड बाय इंपोर्टेड। आयात करते हैं जो मेडिकल डिवाइसेस हम लोग बाहर से, उससे हमारा 80% मार्केट चल रहा है। अब जब ऐसा चलते रहेगा तो हमारा कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, जीडीपी हमारा घाटा में चलेगा। तो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्या? इसकी जगह पे कुछ और लाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन का सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है? किसी चीज को बदलने का सबसे अच्छा क्या है तरीका? एक लाइन सुना है, इफ यू कांट चेंज द गर्ल चेंज द गर्ल, इफ यू कांट चेंज द इंपोर्ट यू शुड स्टार्ट कैसे? एक्सपोर्ट कैसे होगा? मास प्रोडक्शन। और हमारा बॉडी क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। क्लियर है क्यों आ रहा है? ठीक है, याद रखना ऐसे। अब उसके बाद कुछ और ज़रूरी इंफॉर्मेशन। हेडक्वार्टर इन कहाँ होगा इसका हेडक्वार्टर? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, नोएडा या दिल्ली का पार्ट नहीं है, ये बात याद रखना, क्योंकि बोला जाता है कि दिल्ली जा रहा हूँ, फिर दिल्ली से कहाँ जाएगा भाई? तो नोएडा में रहता मैं, ऐसा बोला जाता ना। तो ये ना सोच के चलना कि नोएडा दिल्ली में आता है। क्लियर है? एनसीआर रीजन है पूरा, उस पे है। ठीक है, दिल्ली पर्टिकुलरली दिल्ली नहीं बोलेंगे हम लोग। ठीक है, याद रहेगा। रीजनल ऑफिसेस कहाँ खोले जाएंगे? विशाखापट्टनम और हैदराबाद में। इसके अलावा एक और जगह है, दैट इज आंध्र प्रदेश, जो कि कब सेटअप होगा? 2023 में। क्लियर है? इसके अलावा कुछ और जानने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, डाटा जानना ज़रूरी था, वो इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखना। ऑल दो जो उस प्रमोशन काउंसिल का जो की फीचर्स है वो ऐड कर दिया गया है, आप लोग को लगे तो आप वहाँ पर से याद कर सकते हो। क्लियर है? चलो, ये मेडिकल मार्केट का डाटा लगाया हुआ है, इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, एज इट इज़ याद कर लेना, अगर लगे तो मेंस में लिखने के काम आएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठा के नहीं डालेगा आपके प्रीलिम्स में, लेकिन आप लोग के मेंस में वैल्यू एडिशन के रूप में ये काम आएगा। ठीक, चलो भैया, सबसे आगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग बोलते क्या थे, या फिर जुडिशरी को बोलता क्या था मैं क्लास में? अरे कुछ नाम दिया था पर्टिकुलरली भगवान के नाम पे, द महेशा। महेश क्यों बोला गया? डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर मतलब ख़त्म करने वाले, है ना। क्या किया है इन्होंने? कैपिटल पनिशमेंट पे बार लगाया गया है। बार मतलब समझते हो? अगर हम लोग को कुछ ना समझ आता तो हम लोग सलाखें लगाते हैं, बोलते हैं, याद है, कि ज़्यादा आप ग्रो ना कर पाओ या फिर आप बाहर निकल ना पाओ, जितना आपको एरिया दिया गया है उससे ज़्यादा। जेल बनाया गया है, जेल को एक टाइप का बार बोल सकते हैं हम लोग। कुछ हिंड्रेंस है जिससे आप बाहर ना निकल पाओ। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? कैपिटल पनिशमेंट का दायरा ज़्यादा ना बढ़े करके कुछ रेगुलेशन लाने की बात की है। क्लियर है? बात उसी पे हो रही है। पहला क्वेश्चन आता है करंट को देख के कि क्या होता है कैपिटल पनिशमेंट। दंड क्या बोलते हैं? मौद्रिक दंड ऐसा कुछ बोलते क्या? कैपिटल को क्या बोलते हैं?
मुद्रा एक उसमें का क्या बोलना चाहिए, एक थीम है, लेकिन पूरी तरह से मुद्रा ही नहीं है कैपिटल पनिशमेंट में। पता है क्यों? क्योंकि फाइन के साथ साथ डेथ सेंटेंस भी दिया जाता है। समझ रहे हो? क्लियर है? किसी की लाइफ ही खींच ली जा रही है। क्यों? तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किनको होगा जब लाइफ छीन लिया जाएगा किसी से? तो कौन है पीस बिल्डिंग बॉडी अपने वर्ल्ड में? यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन है जो डेथ पेनाल्टी को कम करने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। कैसे? जीने का अधिकार सबको दिया गया है, किसी का जीने का अधिकार ही छीन लिया जाता है जब क्या होता है, उनको डेथ सेंटेंस दिया जाता है। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब पूरी तरह से डेथ सेंटेंस नहीं होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, ऑल्दो कैपिटल पनिशमेंट का एक पार्ट है क्या, डेथ सेंटेंस। समझ में आ रहा है? मृत्युदंड हमेशा नहीं दिया जाता, और सारा का सारा मृत्युदंड जो है कैपिटल पनिशमेंट में आता है, लेकिन सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट का मतलब मृत्युदंड नहीं होता। क्लियर है? ये बात याद रहेगी, भूलना नहीं गलती से भी। अब क्या बोल रहा है? कैपिटल पनिशमेंट शुड स्टैंड्स फॉर मोस्ट सीवियर फॉर्म। मोस्ट सीवियर फॉर्म का मतलब, निर्भया केस याद है? उनके जो कन्विक्ट थे, क्या उनको फांसी पे चढ़ाया गया? वो क्या हीनियस क्राइम था? बहुत ज़्यादा क्रूर टाइप का क्राइम था क्या? तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में आपको डेथ सेंटेंस देना अलाउ किया गया है। या फिर आपने क्या किया है, मर्डर, लूट, डकैती की है और उसके बाद मार भी दिया है। इसके अलावा क्या किया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र, किसी बॉडी के खिलाफ रचाया गया या फिर किसी पर्सनालिटी के खिलाफ, वो वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ आ रहा है? नेशनल सिक्योरिटी भी ब्रीच हो सकते हैं इससे। याकूब मेनन केस याद है ना? डेथ सेंटेंस मिला था उनको। और अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब क्या होता है? सेपॉय म्यूटिनी नाम सुना है आप लोगों ने? मतलब विद्रोह। सेपॉय मतलब सिपाही। कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है सेपॉय म्यूटिनी का? हाँ, 1857 सिपाहियों द्वारा किया गया था क्या वो विद्रोह? क्या फ़ायदा हुआ था उससे? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता उसको। ऑल दो ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रहा हो, है ना? जैसा कि हमारे विपिन चंद्रा NCERT 1990 एडिशन लिखते हैं कि ये ट्रू इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। ठीक है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई एग्जैक्टली नहीं माना जा सकता उसको, ऐसा बोला जाता था। बात ये थी सेपॉय म्यूटिनी या फिर म्यूटिनी, विद्रोह किसके खिलाफ? अबेटमेंट मतलब भड़काना। ठीक है, विद्रोह भड़काया जा रहा है तो इसको हम लोग हीनियस क्राइम के अंदर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि विद्रोह भड़कता है। दिल्ली में दंगे हुए थे, बहुत लोग मरे थे, अ काइंड ऑफ हीनियस क्राइम। भले ही वो किसी तरह से उस केस में इन्वॉल्व नहीं है, वो तो अपना ठेला लेके जा रहा है, लेकिन फिर भी विद्रोहियों की वजह से उनको मार दिया गया। अ केस ऑफ हीनियस क्राइम। क्लियर है? याद रहेगा? जो बात मैंने बोला था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। द टर्म डेथ पेनाल्टी इज समटाइम यूज्ड इंटरचेंजेबली। कैपिटल पनिशमेंट के साथ बदल दिया जाता है, लेकिन दो इम्पोजिशन ऑफ द पेनाल्टी इज नॉट ऑलवेज फॉलोड बाई एग्जीक्यूशन। मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि उसको फांसी पे लटकाया जाए। समझ में आ रहा है? कैपिटल पनिशमेंट हुआ, क्या पता उससे बोला जाए कि आप इतना पैसा जमा करो और आप जेल में बंद रहेंगे, या फिर क्या बोला गया, आप इतने समय के लिए जेल में बंद रहेंगे, इस जेल के टर्म आप काट लेंगे, उसके बाद आपको फांसी में लटका दिया जाएगा। जब फांसी में लटकाने की बात होगी तभी डेथ पेनाल्टी बोलेंगे, अगर नहीं होगी तो सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, याद रहेगा? चलो, ये डाटा डाला हुआ है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का डाटा है ये। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें बोली है इसको लेके। वो बातें क्या थी?
जब तक एक्सेप्शनल केस नहीं होगा तब तक आप नहीं करोगे। चलो ठीक है। मस्ट हैव अ मीनिंगफुल रियल एंड इफेक्टिव हियरिंग, सुनने का अधिकार है ना, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इवन इफ यू आर अ क्रिमिनल। ठीक है, नेचुरल जस्टिस का एक पार्ट है। ठीक है, खुद के खिलाफ वो गवाही नहीं देगा, ये भी एक पार्ट है। समझ में आ रहा है? वैसे उनको सुनो तो पहले कि वो बोलना क्या चाहते हैं। ठीक, याद रहेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? सजेस्टेड दैट वाइल डिलीवरिंग जजमेंट इन केस रिलेटेड टू डेथ पेनाल्टी द कन्विक्स्ड सोशल बैकग्राउंड, सामाजिक स्थिति कैसी थी उसकी पहले की, इसके अलावा एज क्या है उसका और उसका एजुकेशन का लेवल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर सोशल बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहा हो, मान लेते हैं कि उसको डिस्क्रिमिनेट किया गया था। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब समझ में आ रहा है कि मेन जो लैंड है या फिर जो मेन सोसाइटी है उससे बहिष्कृत किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और क्या किया गया? मार्जिनलाइज कर दिया गया, कि बाहर छोड़ दिया गया कि आप इस एरिया पे अंदर नहीं आओगे। तो क्या उसके अंदर मेंटली एक थॉट डेवलप नहीं होगा कि ये बड़े सोसाइटी वाले हमको बोल रहे हैं कि हमको अंदर नहीं आना है, हम भी तो इसी सोसाइटी के मेंबर हैं। हो सकता, कुड बी पॉसिबल, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पहले पूरी तरह से सुनिए उनको कि उनका मेन मोटो क्या है कुछ करने का। ठीक है, इसीलिए हमारे जो पुलिस स्टेशन है ना, वो रिफॉर्म बेसिस पे चलते हैं, ना कि पनिशमेंट। रिफॉर्म के जैसे काम करते हैं, लिखा भी गया है कई जगह, है ना। क्लियर है? एडिशनली कंसिडरेशन शुड बी मेड रिगार्डिंग कन्विक्ट्स साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस पोस्ट कन्विक्शन बिहेवियर। क्या समझ आता है इस लाइन से? साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस मतलब उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या रही होगी, वो किस दौर से गुजरे हुए हैं, या फिर आपको जब कन्विक्ट करार कर दिया गया, मतलब आपको अपराधी घोषित जब कर दिया गया है, तो उसके बाद आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये भी एक पॉइंट होना चाहिए आपके सेंटेंस को रिड्यूस करने का। क्लियर है? क्योंकि डेथ सेंटेंस दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत उनको क्या बोलना हटा दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने, मान लेते हैं कि हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस किसी को दिया है, क्यूरेटिव पिटीशन लेके कहाँ गया वो? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये लेजिबल है, क्योंकि हाई कोर्ट ने सर्टिफाई करके भेजा है ना क्रिमिनल केसेस को। सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये डेथ सेंटेंस देने लायक नहीं है, एक काम करते हैं, इसका बिहेवियर अच्छा चला है, क्या कर सकते हैं हम लोग? इसका सेंटेंस कम कर सकते हैं। अ टाइप ऑफ कम्यूटेशन। क्लियर है? पार्डनिंग पावर पढ़े हैं आप लोगों ने, क्षमा प्रदान करने की शक्ति किसका? प्रेसिडेंट का। क्या सुप्रीम कोर्ट भी ये काम कर सकती है जब उसको लगे तो, है ना? क्यों? क्योंकि पार्डनिंग पावर ऑफ जो प्रेसिडेंट है, जो क्षमादान करने की शक्ति है, वो एक टाइप का क्या है? जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट का। जुडिशियल पावर है मतलब जुडिशरी के पास वो पावर तो हो गई, न्यायपालिका के पास। समझ में आ रही है बातें? क्लियर है? अब ये केसेस डले हैं कुछ, जस्ट इन केस कि आप लोग को लगेगा कि किस केस में कौन सा बात हुआ है, तब आप ये याद रखेंगे। एज इट इज़ अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स का काम का नहीं है, लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि बार केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कस्टोडियल डेथ का बात सुने हो आप लोग? कस्टडी में लोगों को मार दिया जाता है, वो भी एक टाइप का हीनियस क्राइम में आना चाहिए। तो उसके वे फॉरवर्ड के लिए क्या ये आर्टिकल अब डाल सकते हैं हम लोग एज अ रिफॉर्म? क्लियर है? समझ में आ रही है? चलो अगला है स्कीम। पहला स्कीम क्या है? इंस्पायर। इंस्पायर टू बिकम व्हाट? क्या बनने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं? बोला जाता ना कि हाँ आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हो। बोलते हैं क्या ऐसा कोई? है ना, मुझे भी बोलते हैं बहुत लोग कि आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, कि 1 लाख एक ही बार में इतना बड़ा पैकेज उठा लिए थे, है ना। तो मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन बात हो रही है इस स्कीम का रिलेशन है टोटली साइंस से। प्रमोट करना है साइंस को। क्यों? क्योंकि हमको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, मानव संसाधन बनाना है। वो संसाधन किस फील्ड से निकल के आने चाहिए? साइंस से। इसीलिए इसको लॉन्च किसने किया है, मतलब अवार्ड किसने दिया है अभी? फाइनेंशियल एड किसने दिया है?
हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि कौन है? जितेंद्र सिंह। याद रहेगा? तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं फिर क्या चल रहा। द इनोवेशन दैट इज आविष्कार, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट, साइंस के फील्ड में जाना है। कौन से एज ग्रुप के लिए है? 10 to 32 ईयर्स। ठीक है, किसके अंदर काम करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर है? ये चीज प्री के लिए इंपॉर्टेंट थी। अब मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पर्पस क्या है स्कीम का? अर्ली एज में ही साइंस को दे दो, उनको पढ़ना चालू करें, क्योंकि एज ग्रुप क्या है अपने पास? 10। जब वो लोग सोचना चालू करेंगे, एनालिटिकल माइंड बन जाए रहेगा उनका। ठीक है, पियाजे पे एक क्वेश्चन आया था टेट के एग्जाम में, है ना? वो नाम है सौ पियाजे। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक टाइप के साइकोलॉजिस्ट हैं जो एजुकेशन के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे के गए हैं। इनका बोलना था कि बच्चे जब सीखना चालू करते हैं ना, तब उनका सिखाना चालू करो। क्योंकि जॉन लॉक जो थे हमारे, एक फिलोसोफर, जॉन लॉक का नाम सुना है आप लोगों ने? एक टाइप के फिलोसोफर थे, दर्शन शास्त्री। उन्होंने बोला था कि हमारा जो ब्रेन होता है जब हम पैदा होते हैं ना, तो एक ब्लैंक बोर्ड के जैसा होता है। ब्लैक बोर्ड होता ना, जिसमें हम अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा बातें लिखते हैं। ठीक है, तो जब लिख रहे हैं, मतलब ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा है अपने पास, एक्सपीरियंसेस को लिखना है ना उसमें। तो 10वीं के एज में उसके पास ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, बोर्ड का जगह बहुत ज़्यादा खाली है। तो साइंस देना चालू करो उनको 10वीं की एज से। जब तक ग्रो कर रहा है, थोड़ा टाइम हो जाएगा, इस एज ग्रुप में वो बहुत सारा नॉलेज एक्वायर कर लेंगे, जो कैसा काम करेगा हमारे लिए? एज अ ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, 100 पियाजे जानबूझ के लाया गया क्योंकि ये टेट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, टेट का पेपर देखना एक बारी। अरे यार, क्लियर है? ठीक। अट्रैक्ट टैलेंट एट एन अर्ली एज टू क्रिएट रिक्वायर्ड रिसोर्स पुल फॉर स्ट्रेंथनिंग द साइंस टेक्नोलॉजी सिस्टम। क्लियर है? इंस्पायर कहीं भी दिखा, कुछ नहीं सोचना है, ऑप्शन में पहले चेक करना है कि साइंस एंड टेक के बारे में बात कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर साइंस एंड टेक के बारे में बात किया तो थोड़ा सा और सोचेंगे कि साइंस कब से मिलना चालू होता है हमको। जब हम लोग 6वीं क्लास में होते हैं ना, तब हम लोग को साइंस पढ़ाना चालू करते हैं, है ना? उससे पहले सदाचार पढ़ रहे होते हैं सरस्वती शिशु मंदिर में हम लोग। 6वीं गया तब मुझे समझ आया कि विज्ञान जैसा भी कोई चीज़ होता है ना? तब मैं एनालिटिकली थोड़ा सोचने लगा, तब समझ में आया कि पढ़ना ज़रूरी है। फिर मैं पढ़ना चालू किया। 6वीं में फेल, 7वीं में फेल, 8वीं में फेल। क्यों? क्योंकि तब मैं रट रहा था। फेल मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा क्लास में ही फेल हो गया, है ना? वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो रहा था, वो भी यूनिट टेस्ट में, क्योंकि रट्टा मारने की आदत थी। कब तक रट्टा मारेगा भैया, है ना? सर उठा के जी ले जा, मार ले तू भी रट्टा, ऐसा वैसा। मैं फिर मारना बंद कर दिया कि रट्टा मार के कोई फ़ायदा नहीं है ना? तो यही काम अब इंस्पायर कर रहा है क्या? समझ में आ रहा है? एनालिटिकल माइंड डेवलप करना है। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है? ह्यूमन रिसोर्स पूल बनाना है पूरा। ठीक है, जो आगे चढ़ के हमारे देश के विकास के लिए काम आए। क्लियर? पर्पस क्लियर है? इसके कुछ कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट्स का नाम क्या है? सीट्स, CAORC। सीट्स मतलब स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट। सेम चीज, अर्ली अट्रैक्शन, है ना? एक चीज़ और याद करने के लिए, अब 10 साल दिया है तो अर्ली अट्रैक्शन। उसके बाद स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। क्यों? क्योंकि जो एज ग्रुप है उसमें तो आ ही जाएगा हायर एजुकेशन साइंस फील्ड पे। इसके अलावा एक और, अश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च कैरियर। 32 साल तक का एज है ना? ठीक है, अब इसके लिए ये जो प्रोग्राम है सीट,
है ना। इसके अंदर एक अवार्ड दिया जाता है, इस अवार्ड को बोलते हैं क्या, बताओ बताओ, मानक। ठीक है, ये एक टाइप का मेंटोरशिप है। मेंटोरशिप मतलब आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि आप कहाँ पे गलत हो, कहाँ पे सही हो, आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। क्लियर है, याद रहेगा। मानक का एक, ये मानक अब वैसा होता ना, अब्रिविएशन टाइप का निमोनिक्स बना के रखा हुआ है, तो ये मानक का कुछ फुल फॉर्म भी होता। वो फुल फॉर्म है क्या, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिक नेशनल एस्पायरेशन एंड नॉलेज। ठीक, ये इसका निमोनिक्स है। क्लियर है। अब बता रहा हूँ मैं कि क्या होता है। आपको दिया जाएगा मानक और पूछा जाएगा फुल फॉर्म। ठीक है, अब हेर फेर कहाँ किया जा सकता है, ये ऑगमेंटेशन को या ऑगमेंटिंग को कुछ और चेंज कर देंगे, या फिर यहाँ से एस्पायरेशन को कुछ और चेंज कर देंगे, है ना। नहीं, इंस्पिरेशन तो नहीं लिखेंगे, ए से ही जुड़ता हुआ। एस्पायरेशन को अफेक्शन कर देंगे कि ऐसा कुछ तो सोच के आया होगा ये लड़का, मिलता जुलता वर्ड होगा तो कर लेते हैं करके, है ना। मतलब क्या है बोलने का, ये जो निमोनिक्स रहते हैं ना, जो गवर्नमेंट के होते हैं, उसको एज इट इज़ रट लो। ठीक है, जैसे नाविक पूछा था पिछले साल, क्या था नाविक का मतलब, इंडियन कॉन्स्टिलेशन कुछ था, है ना, कॉन्स्टिलेशन था ना। तो आई की जगह पे सबके सब ऐसे भी लगा सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन डाल दिया है, सी की जगह में क्या डाल दिया, कंट्री डाल दिया, जबकि बात क्या था, कॉन्स्टिलेशन, क्योंकि वो किससे रिलेटेड था, स्पेस से, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत सोचना चालू करोगे, अगर नाम सुने रहोगे ना, तो सारे सब्जेक्ट से समझ में आ जाएगा कि ये वाला पॉइंट तो हो नहीं सकता। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक वहाँ पे लगेगा। क्लियर है, याद रहेगा। इंस्पायर स्कीम में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब एक चीज़ और छोटा सा, कन्वर्जेंस पोर्टल बनाया गया है, किसके लिए, FPI के लिए। आप लोग के मेंस में शायद मैं एक क्वेश्चन देखा हूँ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आया हुआ है। आया है क्या, प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है आप लोगों ने, कभी चेक करना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से एक क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली। ठीक है, क्या किया गया है, कन्वर्जेंस पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल मतलब किसका काम आ गया, डिजिटलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक वे में चलेगा सब कुछ। बात क्या कर रहे हैं हम लोग, कन्वर्जेंस की। कन्वर्जेंस का मतलब समझते हो, मान लेते हैं अपने पास 3 बॉडी है, ठीक है, ये एक जगह पे सेंटर कर रहे हैं। मतलब क्या है, ये एक जगह पे संकुचित हो रहे हैं। संकुचन मतलब क्या होता है ना, कन्वर्जेंस एक टाइप का, कन्वर्ज हो रहे हैं ना, पास आ रहे हैं सब। इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोला गया है, कन्वर्जेंस पोर्टल। समझ में आया, क्लियर है, याद रहेगा। अब ये कन्वर्ज हो रहे हैं, कितने सेक्टर को किया गया है, 3। कौन कौन से है वो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दूसरा प्रधानमंत्री माइक्रो फूड एंटरप्राइज अपग्रेडेशन दैट इज PMFME, इसके अलावा किसान संपदा योजना। मैं अगर सही से देखूं ना अगर क्वेश्चन को, तो मेरे को ये दोनों ज़्यादा चांसेस नहीं लगते आने के, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है क्यों, हम लोग अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, हमारा हंगर इंडेक्स बहुत बेकार है, देश की हालत ख़राब है, किसको लेके, पॉवर्टी को लेके। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है ना, किसान संपदा योजना, जो कोल्ड स्टोरेज की बात करता है, जिसके 7 कंपोनेंट है, जो खाना को बचाने की बात करता है। अगर वो खाना बचेगा तो हमारे लिए फ़ायदा है क्या, हमारा हंगर इंडेक्स इम्प्रूव होगा। हंगर इंडेक्स इम्प्रूव तो हो सकता ना। अब समझ में आ रहा है, जहाँ अभी हम लोग 107 नंबर पे होंगे या फिर 92 नंबर पे होंगे, वो हम लोग कहीं ना कहीं 40-50 तक तो पहुँच ही जाएंगे, अगर हमारे पास फूड की कमी ना हुई तो। वेस्टेज हो रहा है, क्यों,
क्योंकि हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सही से काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि उनको रॉ मटेरियल अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। किसान संपदा योजना का मेन मोटो क्या है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनको खराब होने से बचाया जाए। कैसे बचाया जा सकता? कि खराब होने ही ना दे, पहली बात तो। और ख़राब कब नहीं होगा? फ्रिज में रखेंगे तो। समझ आ रहा है? फ्रिज में रखने का मतलब क्या है? कोल्ड स्टोरेज बनाना है। अब कोल्ड स्टोरेज बनाना है तो कोल्ड स्टोरेज लेके घूम तो रख सकते नहीं है जल्दी जल्दी, तो कोल्ड वैन बनाने का भी बात होगा क्या? गाड़ी में फ्रिज फिट